के काम में बहुत बरकत डालता है, बहुत बरकत डालता है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह मियाँ ने मुझे बहुत नवाजा है, और वो पता नहीं कौन सी मेरे माँ बाप की नेकी, मेरे मरीजों की दुआ कैसे लग गई, लेकिन मैंने खुद तो ये ज़रूर किया है कि इल्म को दिल से बांटा है, दिल से पढ़ाया, बताया। कल परसों ही मेरी एक हाउस सर्जन आई कि जी साथ इतने बड़े वो फल का टोकरा लाई कि मैं प्रिंसिपल बन गई, और शी वाज सो एवर सो थैंकफुल जी कि आपने वो बातें जो बताई थी बराबर। तो इसी तरह बात से बात बनती जाती है। तो आप भी सब इंशाल्लाह FCPS पास करेंगी, और पास करके फिर कुछ आप में से टीचिंग लाइन में जाएंगी, कुछ बीइंग ए स्पेशलिस्ट उस लाइन में जाएंगी। लेकिन जहाँ पे भी आप हों, जैसे राबिया कह रही थी अभी भी कि आपको नर्सेस की भी ट्रेनिंग की जरूरत है, आपके मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, वो बेसिक्स तो वो लाती हैं, वो पेशेंट की केयर उनके साथ बेहतर होती है। तो हम सबको जहाँ पे भी है कुछ बताते जाए, पढ़ाते जाए। इसके बाद बिफोर वी गो ऑन टू द सब्जेक्ट ऑफ द डे, मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। वो ये है कि डॉक्टर साकिब सिद्दीक, आप में से अक्सर ने नाम सुना होगा, वो एग्जामिनर भी है, वो भी मेरा हाउस सर्जन रजिस्ट्रार रहा। वो आया 2-3 दिन पहले, तो उसने बातों बातों में मुझे कहा, सर आपका लेक्चर जो है बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। मैं क्या, अच्छा कैसे कंट्रोवर्शियल है? कि वो जो अनीमिया में आप पढ़ाते हैं ना, वो एक कैंडिडेट आई एग्जामिनेशन में, उसको एग्जामिनर ने पूछा कि हीमोग्लोबिन है मरीज की 7 ग्राम, और शी इज 24-25 वीक्स प्रेग्नेंट, तो तुम क्या करोगी? उन्होंने जवाब दिया कि मैं पता करूंगी कि 7 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ वो सिम्टोमेटिक है कि नहीं है। तो एग्जामिनर ने कहा वो सिम्टोमेटिक नहीं है। तो उसने कहा मैं उसको फिर ओरल आयन पे डाल दूंगी, अगर वो ले सकती है, अगर वो नहीं लेती तो फिर पैरेंटल आयन दे दूंगी। तो कहेंगे तुम ब्लड नहीं दोगी उसको, 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं अगर वो एसिम्टोमेटिक है ब्लड नहीं दूंगी। फिर वो उस पे वो एग्जामिनर को उसका ये जवाब पसंद नहीं आया, प्रिज्यूमेबली इस पे वो फेल होगी लड़की। मैं उस वक्त से सोचा, मैं कहा या अल्लाह, मैं उस लड़की के फेलियर का जिम्मेदार हो गया, तो मैंने गलत पढ़ा दिया, उनको गलत बता दिया। खैर मैंने अपना नोट्स निकाले, उसमें यही है, सब कुछ लिखा हुआ है कि आफ्टर योर कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसकी मैनेजमेंट है डिपेंड्स अपॉन जेस्टेशन पीरियड, और अगर वो सेकंड ट्राइमेस्टर में ही है तो आप उसको सिम्टोमेटिक नहीं है, ओरल दीजिए, अगर वो ओरल नहीं ले सकती किसी पैरेंटल लीजिए। ये मैंने लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा भी हुआ है, आपको शायद इसी तरह पढ़ाया भी हुआ है। तो उस पे वो साकब कहने लगा जी, वो कहने लगी कि 7 ग्राम उसको तो ब्लड नहीं दोगी। खैर मैंने साकब को तो कन्फ्रंट कर लिया। मैं सोचा मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए भी थोड़ा सा आपको हेल्प कर दूं कि यही है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होना चाहिए। अगर 7 ग्राम है तो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको आप ब्लड देने की जरूरत नहीं। तो मैंने साकब से फौरन पूछा, वो एग्जामिनर भी है, मैं कहा यार आपने कभी कोई पेशेंट 4 ग्राम हीमोग्लोबिन का देखा है? कहता है हाँ जी देखा है। मैं कहा उसको आपने सोचा कि उसको तो ब्लड जरूरी है? तो मैंने कहा आपने ब्लड लगा दिया, एक बैग जो है उससे हीमोग्लोबिन कितनी बढ़ती है कि जी, ये अब मैं साकब का इम्तिहान ले रहा, तो एग्जामिनर वो खुद है, मैं तो रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं कह 4 ग्राम हीमोग्लोबिन है, आपने उसको एक बैग ब्लड का दिया, तो हीमोग्लोबिन कितनी हो गई कि जी 0.75 ग्राम बढ़ती है। मैंने कहा चलो जी 4.25 होगी, वो तो फिर 4.25 है, फिर और क्या करोगे? मैं क्या एक और ब्लड दे दोगे? चलो वो 4.25 से 5.5 होगी, फिर क्या करोगे? मैं कहा उसको देते जाओ जब तक 10, कभी तुमने इतना ब्लड दिया है कभी किसी को? ये जो प्रैक्टिस है कि इसको एक बैग ब्लड का दे दो और फिर ये कर दो,
एक बैग ब्लड का देने का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि वो जब एसिम्प्टोमेटिक से एसिम्प्टोमेटिक हो जाए, फिर 4 से 5 हो जाए, 5 से 6 हो जाए, तो फिर उसको ओरल लाइन पे डाल दो। ये नहीं है कि ब्लड दे दे के उसको 10 या 11 ग्राम पे लेके आओ। कहता हाँ जी ये तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर अगर 4 को एक बैग दे के फिर और ब्लड नहीं देना, 5 पे ओरल लाइन देना है, तो 7 वाली को एसिम्प्टोमेटिक को क्यों ना ओरल लाइन पे डाला जाए, वाई गिव ब्लड। खैर उसको तो मैंने कन्विंस कर लिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप आपस में ये डिस्कशन जरूर कीजिए कि जी अगर इतनी कम हीमोग्लोबिन के साथ मरीज है, बात हो रही है एसिम्प्टोमेटिक, तो उसको आपने ब्लड देना है कि नहीं देना। फिर ये आर्गुमेंट आप तैयार रखिए कि मैडम अगर 7 को ब्लड देना है तो 5 को भी देना है, 6 को भी देना है, तो वो आप कितने बैग देंगे, तो उसको 10 पे लाएंगे, क्योंकि वो तो एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसको ओरल लाइन पे ही डालेंगे आफ्टर 1 बैग और 2 बैग, इससे ज्यादा हम देते नहीं है, ओवरलोडिंग ऑफ द हार्ट हो जाती है वगैरह वगैरह। तो इसलिए आप ये आपस की डिस्कशन में एक कंसेंसस बनाइए, और जो मेरी बात तो ये है, लेकिन जो आपको कलेक्टिवली आपके सारे सुपरवाइजर से बात कीजिए, कलेक्टिवली जो बात हो फिर वो इम्तिहान में कहिए, क्योंकि मुझे तो बड़ा दुख होगा कि मेरी बातों से अगर आप फेल होते हैं तो फिर तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी लेक्चर सारे, फिर तो बंद कर दूं मैं इनको कि मेरी वजह से आप फेल होते। तो लेकिन अनीमिया की बात पे कि जी जो कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक को भी ब्लड दो, चूंकि वो 7 ग्राम है, चूंकि वो 6 ग्राम है, आप फिर पूछिए कि मैडम उसको अगर एसिम्प्टोमेटिक है एक बाग दे दिया, उससे होगी 6 से चलो 7 होगी, फिर कितने ब्लड देते जाएंगे आप, देते नहीं है हम प्रैक्टिकली। तो सिम्प्टोमेटिक यस, जो इसको सिम्टम्स हैं उसको ब्लड दीजिए टिल सिम्टम्स आर रिलीव्ड। फिर वही बात है, जरूरी नहीं है उसको 10 पे लाके ब्लड बंद करना है, उसको ब्लड दीजिए सिम्टम्स रिलीव हो जाए, एक बैग के बाद या 2 के बाद, जनरली यही होता है, और उसके बाद फिर उसको ओरल या पैरेंटल लाइन दीजिए। तो ये आसान रूट है जो मैंने सोच के प्रैक्टिकली भी ऐसे करते हैं हम, वो बताया। लेकिन आप आपस में डिस्कशन करके फिर कभी मौका मिले तो मुझे जरूर बता दीजिए कि आपका कंसेंसस क्या था। चलो एक्सक्यूज मी सर। जी अस्सलाम जी सर। सर जी आपसे इसी मुतालिक एक सवाल करना है। सर गायनी जी के प्रोसीजर्स में सर ऑब्स में तो हम 11 कट ऑफ लेते हैं हीमोग्लोबिन, सर गायनी के प्रोसीजर्स में 12 हीमोग्लोबिन कट ऑफ लेते हैं। कुछ जी एग्जामिनर्स कुछ सुपरवाइजर्स कहते हैं कि आप आयरन लगा, जिस तरह आपने एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करनी है 10 से 14 डेज में रिपोर्ट आएगी, उसमें आप आईवी आयरन से उसकी हीमोग्लोबिन बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल मायोमेक्टमी है, उसमें आपकी रिपोर्ट आते आते देर लग जाएगी, तो आप उसमें आईवी आयरन दे दो। कुछ लोग कहते हैं कि गायनी के केसेस में आईवी आयरन जस्टिफाइड नहीं है, आप होल ब्लड ही लगाओ। तो सर हम कहाँ क्या क्या बोले हाँ एग्जाम में? बिल्कुल, जो गायनी का पेशेंट है उसको भी आईवी, क्योंकि बार बार ये तो ये स्टेटमेंट तो हर किताब की है कि ओरल आयन और पैरेंटल आयन की स्पीड ऑफ रिकवरी एक है। ये नहीं होता कि पैरेंटल आयन दे के आप उसके 2 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगी और ओरल आयन देंगे तो 6 हफ्ते में ठीक होगी ना, उनकी स्पीड ऑफ रिकवरी एक है। सो इसलिए अगर गायनी केस भी है उसमें पैरेंटल आयन उस वक्त दिया जाता है जब किसी वजह से ओरल आयन नॉन कंप्लायंट होता है। हम ऑब्स्टेट्रिक केस में 32 वीक्स पे या बियॉन्ड पैरेंटल आयन तब देते हैं क्योंकि हमारे पास तजर्बे के लिए टाइम नहीं है। आप ये के जी 4 हफ्ते ओरल लाइन दिया, 4 हफ्ते बाद पता चला वो तो ओरल लाइन इज नॉट वर्किंग, या वो ले नहीं रही, इरेगुलरली ले रही है, या उसके साइड इफेक्ट्स है, क्या है। तो वो हमारे पास टाइम फ्रेम ऐसा है कि यू हैव टू गेट द पेशेंट, क्योंकि उनमें प्री टर्म डिलीवरी का भी खतरा होता है बाई 36-37 वीक्स इनटू द सेफ जोन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसलिए 30 या 32 वीक्स के बाद अगर पेशेंट आपको अनीमिया, सीवियर अनीमिया की आती है, तो फिर
उसको टाइम नहीं है चूंकि ये तजर्बा करने का कि पहले ओरल दें बाद में। वेरेस गायनी पेशेंट्स में अनलेस देयर सम इमरजेंसी, तो आप जैसे फाइब्रॉइड कॉजिंग हैवी मेंस्ट्रुएशन, उसकी मायोमेक्टमी हिस्टेक्टमी करनी, तो उसकी ब्लीडिंग को बंद करने के मेडिकल तरीके 100 हैं हमारे पास। मतलब बेस्ट इज GnRH एनालॉग का टीका लगा दो उसको। तो और इसी तरह तो गायनी पेशेंट्स में भी कोई अर्जेंसी नहीं है कि पैरेंटल लगा दो और फिर 2 हफ्ते बाद कर लो, फिर वो बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी वही रूल है कि जी ओरल और पैरेंटल एक हैं, एक जैसे हैं, रिकवरी एक है। द ओनली डिफरेंस इज नॉन कंप्लायंस फॉर एनी रीजन, फिर पैरेंटल देते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर डॉक्टर आयशा बात कर रही हूँ। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने टर्म का पेशेंट है और हमारा प्लान है ब्लड लगाने का या पैक्सेल लगाने का, तो सर कोई प्रोटोकॉल है कि पैक्सेल हमने डेली बेसिस पे लगाना है, अल्टरनेट बेसिस पे लगाना है, कि कोई तरीका है कि हमने कैसे लगाना है अगर हमें सपोज 2-3 ब्लड लगाने हैं पेशेंट को? अच्छा हुआ क्योंकि प्रेगनेंसी में ओवरलोडिंग है, मतलब ब्लड वॉल्यूम 4 लीटर की बजाय 5 लीटर हो जाता है, तो the heart is already overloaded. That's why we have to be extra careful in giving blood. पहले तो अगर जो कंडीशन आप बता रही हैं उसमें आप ये कहिए कि पैक सेल दूंगी मैं, यानी प्लाज्मा निकाल देंगे, वो उसकी इतनी जरूरत नहीं है, हालांकि वो भी यूजफुल होता है मरीज के लिए, उसमें प्रोटीन्स है, बहुत कुछ है, एंटीबॉडीज है, लेकिन हम प्लाज्मा निकाल के RBCs देंगे, पैक सेल कहते हैं उसको, तो वॉल्यूम पहले ही आधा हो गया वो। तो दूसरा ये है कि कितना देंगे आप ये नहीं होगा कि एक दिन में 3-4 दे दो उनको, that definitely she'll go into congestive cardiac failure। तो इसलिए आप डेली एक देंगी, फिर अगले दिन फिर उसके ये कहिए I'll check her chest for overloading of the heart, जिसमें ये क्या होता है, जुगुलर वेन को देखूंगी मैं और लंग्स को ऑस्कल्टेट करूंगी कि कोई कंजेशन तो नहीं है, हार्ट को देखूंगी। अगर ये सारा कुछ देख के फिर नेक्स्ट डे दोबारा एक और ब्लड लगा दूंगी। इस तरह से वो जो पेशेंट ब्लीड कर रहा है अगर उसको ब्लड देते हैं वो तो फिर फर्क कंडीशन है, उसको तो ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवोलीमिया हो रहा है, उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 4 आप एक वक्त में लगा सकते हैं ब्लड, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड लॉस। वहां पे ओवरलोडिंग नहीं हो रही। ठीक है। और सर कैल्शियम सैंडोज क्यों लगाते हैं ब्लड लगाने के बाद? सर कैल्शियम सैंडोज का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन? कैल्शियम का यस सर, कैल्शियम सैंडो, ये मतलब कैल्शियम ग्लूकोनेट वाला जो है क्यों लगाते हैं? जो ब्लड होता है उसमें एंटीकोगुलेंट डाला होता है, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए जो यानी वो एक तरह से अननेसेसरी है वंस द ब्लड गेट्स इनटू द सर्कुलेशन, इसलिए आप ये लगा दीजिए, कैल्शियम लगा दीजिए उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरी प्रेजेंटेशन थी, स्टार्ट करूं? जी बिल्कुल कीजिए। आप डॉक्टर रूबिया है? जी सर। नेशनल मेडिकल कॉलेज। जी मैडम सर। जी मुझे फरमाइए। पहली बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने जो मुझे समरी भेजी है मैं पढ़ देता हूँ। जी जी सर। क्या सब फर्टिलिटी, PCOD, मैस एब्डोमेन, ये सब नहीं होती। नहीं सर वो पूरी समरी नहीं, मैंने तो जस्ट वो उसकी जो मेन फीचर्स थे ना। नहीं, आइंदा जब भी आप भेजें समरी भेजें आप सबके लिए ताकि आपको समरी बनाने का अंदाज आ जाए। ये भी ध्यान में होता है कि जी आपने लंबी हिस्ट्री बोली, कहते हैं इसकी समरी बनाओ, तो वो फिर आपको आदत नहीं होती, तो आप इसी तरह के 3-4 लफ्ज बोलते हो, वो कंप्लीट समरी नहीं होती। चलिए जी बोलिए रूबिया। Sir, Mrs. Naseem Aslam, 37 year old, had formal education up to intermediate. She is housewife. एक आपकी आवाज थोड़ा या माइक के पास हो जाइए, या कुछ एको है, मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रही। 37 year old। सर अब आ रही है आवाज सही? अब बेहतर होगी।
Sir, Mrs. Naseem, 37-year-old, had formal education up to intermediate. She is housewife. Her blood group is B positive. She is married for 16 years and she is para 1. Last childbirth 13 years back by spontaneous vaginal delivery. Her last menstrual period is 20th of December 2021. She is diagnosed case of hypothyroidism and controlled on thyroxine from 7 years. She is a diagnosed case of diabetes mellitus and hypertension from 3 years and on oral hypoglycemic agent and on antihypertensive. She is resident of Vihari, 2 hours drive from Nishtar Hospital. She is admitted to outpatient department on 10th of January 2022 with complaint of scanty fertility from 13 years and mass lower abdomen from 1 year and pain lower abdomen from 3 months. History of my patient dated back to 1 year when she felt mass in lower abdomen. The size of mass gradually increased and reaches up to the midway of umbilicus. It was not associated with abdominal distension but associated with the pain lower abdomen. Pain is mild to moderate, dull, continuous, radiating to back and thigh, aggravated by the physical activity and relieved by taking rest. Sometimes she has to take medication, oral analgesics. Pain is not associated with the dysuria, but micturition, any bowel complaint, vaginal discharge, and not associated with the menstrual cycle. Her age of menarche is 13 years. Since then, she is having heavy irregular menstrual cycle, and but a few years after menarche, her menstrual cycle disturbed. She give history of infrequent cycle and used to bleed after every 3 months for 10 days. Use 1 to 2 homemade moderately soaked pad associated with the acne and hirsutism, but no history of intermenstrual bleeding and no history of pain during menstruation and during menstruation. She for this complaint, she took multiple courses of Dyne 35 and the last one is 2 years back. But from the last 2 years, she had heavy prolonged cycle, irregular cycle, 10 by 28 and used 3 to 4 pads per day with no intermenstrual postcoital bleeding and no pain during menstruation and during coitus in the current and the previous cycle. And no history of easy fatigability and the lethargy. For this complaint, she never visited to any doctor. There is no history of headache, blurring of vision, discharge from breast, no history of heat and cold intolerance, weight loss, diarrhea, constipation, no history of hot flashes and night sweats, and no history of long-standing cough with evening rise of temperature or any vaginal discharge. And her hormonal profile and tubal patency was done 8 to 10 years back. After that, she took multiple courses of ovulation induction, but not monitored, not follicular tracking, and 21-day progesterone was done. And 6 years back, after the treatment, couple was advised IUI, but she lost follow-up 6 years back. But she is still concerned about her fertility. Couple is living together with coital frequency of 1 to 2 per week with no erectile dysfunction. Couple is well aware of fertile days. And husband is a 40-year-old computer operator at Nishtar by profession at Nishtar Hospital with average height and build according to my patient. He is non-smoker, non-addict and non-alcoholic and no other medical illness. But he is the diagnosed case of diabetes mellitus 6 months back. Blood sugar levels are uncontrolled. No history of mumps and any inguinal surgery. Husband semen analysis also done 8 to 10 years back, which was mildly deranged and for which she took treatment. After that, report was okay. For the complaint of mass, she visited to the local doctor at Vihari, where her ultrasonography was done, and she was referred to the Nishtar Hospital for further surgical management. Regarding obstetrical history, she is para 1 and she conceived after 3 years of marriage spontaneously and delivered by the spontaneous vaginal delivery at local hospital, and baby girl, she has a baby girl and there was no antepartum, interpartum, postpartum complication. Baby was breastfed and fully vaccinated. And regarding regarding medical history, she is the diagnosed case of the hypothyroidism from 7 years and on antithyroxine drugs and
thyroid function test monitoring was done, and that was normal according to my patient. Last report was done 2 years back, and also diagnosed case of diabetes mellitus and uncontrolled on oral hypoglycemic agent, and also the diagnosed case of hypertension, which is controlled on antihypertensive drugs, but the name is not known to my patient. Sir, examination. जी पहले एग्जामिनेशन चलें बता दीजिए पहले जी. A young lady with BMI 30 kg per meter square, sitting comfortably on couch, well oriented to time, space and person, and answering my question comfortably, with vital sign blood pressure 120 by 80 millimeter of mercury, pulse 86 beat per minute, with regular good volume and regular rhythm, respiratory rate 18 breath per minute, temperature 98 degree Fahrenheit. There is no palus, cyanosis, jaundice, clubbing, and chylonychia, but there is the acne and hirsutism, mild hirsutism present. All accessible lymph nodes are not palpable. Thyroid is not enlarged. Both breasts are symmetrical. No lump felt in any quadrant of the breast. Respiratory rate normal. Respiration is normal. Vesicular breathing with no added sound, and apex between the fifth intercostal spine medial to the midclavicular line, S1 and S2 audible with no added sound. Sir, on abdominal examination, abdomen is protuberant, moving with respiration with inverted umbilicus, no stria, scar marks and visible pulsations. On palpation, 10 to 12 centimeters central mass occupying the hypogastric and somehow umbilicus region, and umbilicus region mobile, non-tender, firm, with regular margins, smooth surface, moving from side to side and from underlying skin, and lower limit is reachable. Percussion note is dull over the mass and resonant all over the abdomen. And on speculum, on local examination, vulva normal looking with normal hair distribution, no discharge or bleeding at the introitus. Cervix normal looking with no discharge or bleeding. And on bimanual examination, uterus is 6 to 8 week size, fell separately from mass, and the right adnexa fullness 10 to 12 centimeters, mobile, non-tender, with firm consistency, with regular margin and smooth surface, mass felt. गुड इसकी फिर जैसे मैंने शुरू में कहा तो जल्दी से समरी भी बना दीजिए अपने पेशेंट. जी सर. 37 year old patient with BMI 30 kilogram per meter square, married for 16 years, with secondary fertility 13 years, with the known with PCOD and controlled hypothyroidism and hypertension and uncontrolled diabetes mellitus on oral hypoglycemic, with complaint of mass lower abdomen 1 year, pain lower abdomen 3 years. And on abdominal examination, 10 to 12 centimeter, mobile, non-tender, firm mass moving, mobile firm mass moving, with regular margin, smooth surface, moving from side to side, and underlying skin and lower limit is reachable. Percussion note is dull over the mass and resonant all over the abdomen. So on bimanual examination, uterus is 6 to 8 weeks size, right adnexa fullness. That's good. Thank you. बेसिकली अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, ये पेशेंट की आप 2-3 लफ्जों में बता दीजिए कि ये हर ऑब्जेक्टिव ऑफ विजिट टू द हॉस्पिटल क्या है. सर इसका जो अब है तो वो तो मैथ्स के लिए ही आई है, लेकिन जब मैंने मैथ्स के लिए आई है सर, मैथ्स लोअर एब्डोमेन जी, लेकिन जब उससे मैंने फर्दर मैनेजमेंट प्लान डिस्कस किया ना, तो उसका वो था कि मुझे फर्टिलिटी भी चाहिए, क्योंकि उसने 6 ईयर बैक ट्रीटमेंट को मतलब लास्ट फॉलो अप हो गया था ना उसका. जी ये कहने के इतना लंबा ये कहने के बजाय आपका जवाब she has attended this hospital or clinic का जवाब पे भी हुई तो for as you say she is 37 years of age, she has got a mass lower abdomen और उसमें कोई पेन है या जो भी आपने बताया. एक
विदाउट सेइंग कि हमने कहा या उसने कहा, क्योंकि आपने प्राइमरी कंप्लेंट वो मैथ्स की पहले कह दी, वो जो आप जी कह, जी तो फिर लेकिन साथ ही ये कहिए her secondary complaint is that she has got secondary subfertility for so many years, and up till now she had no investigations for that, and जो आपकी बात मुझे लगती है, जी and जी no investigation for that, and चूँकि पहली बात ही इस तरह के रिलेशनशिप में she has no coital problem, चूँकि वो इम्पोर्टेंट है, कह जी देना सर साथ ही कह देना कि she up till now her secondary complaint is that she has failed to conceive again. उसकी एक बेटी है इतने साल की, और जी for this she has not had any treatment or any consultation, any tests, but her history is that living together and coitus is normal. No tests have been carried out up till now. ये कह देती, ये फिर हमें हम यानी इस तरह से कह के सीधा पटरी पे चढ़ गए कि हमने अब डिस्कस करना है मैथ्स और डिस्कस करना है कि उसकी सबफर्टिलिटी। जी सर तो ठीक है सर। आप कोई ये अगर हमने फोकस यहाँ पे ले आते या ले आए तो जी फिर आपको कोई इम्तिहान में डिफिकल्टी ना होगी कि आप मैथ्स का क्या करेंगे, जी सबफर्टिलिटी का क्या करेंगे, वो थ्योरी की बातें हैं, वो सब आपको पता है। जी सर इसलिए मैं फिर तो आपसे दोहराता हूँ कि जी टेल मी कि ये पेशेंट जो है व्हाई डिड शी कंसल्ट द डॉक्टर और शी केम टू द क्लिनिक? Sir, my patient 37-year-old, her primary complaint is mass lower abdomen from 1 year and pain lower abdomen 3 months, and for this purpose she came to hospital, but her secondary complaint is inability to conceive in spite of regular coitus from 13 years, and she has only one baby girl and 13 year back, and her further workup is not done up till now. हाँ बस, अब जब आपने ये कह दिया ना, गुड जी कह जी दिया, सर तो अब एग्जामिनर इज बाउंड टू आस्क यू कि जी अब ये मैथ्स जो है आपके ख्याल में इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है और इसके क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगी आप और उसके मुताबिक क्या इलाज करेंगी। जी ये सर फिर हम ये सबको आपको पता है, इसमें इस सवाल में नहीं कोई फेल होता। ठीक है सर जी जी मैस एब्डोमेन आपके ख्याल में क्या है, यू विल नेम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये पॉसिबिलिटीज है। फिर वो पूछेगी कैटेगरी, ये 2-3 पॉसिबिलिटीज आपने बोल दी, तो फिर जी सर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगी, वो आप सब ठीक है, उसमें कोई नहीं फेल होता। जी सर आपके पहली टिप ये है कि इतनी आपने एलेबोरेट सभी आप बोलते हैं, मैं आप लोगों को उसमें से नहीं निकाल सकता कि उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसके लिविंग कंडीशन, सोशल हिस्ट्री, ये वो बोलते हैं, आप बोलते हैं, सब बोलते ही रही, क्योंकि एग्जामिनर को शायद ऐसा ही सुनना पसंद है। लेकिन अगर एमआरसीजी के लिए जाओ वो नहीं, इतना ऐसा नहीं करते। खैर हम तो एफसीपीएस कर रहे हैं, तो वो बोलने के बाद फिर आप ये यहाँ पे लाके एकदम को खड़ा कर देंगी कि हर मेन complaint is या primary complaint is mass lower abdomen which is causing her pain, और pain के वो features जो आपने बोले और not related to any function, और दूसरा कि she also has secondary complaint as subfertility for so many years, or for which she had up till now no investigations. जी ये करके अब फिर जी हम सर अब हम आ जाएंगे कि जी और फिर आप इस पेशेंट को कैसे मैनेज करें। जी सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन से? अच्छा ये मैं मेरा सवाल है, एग्जामिनर को इस तरह उल्टा के नहीं पूछते। ओके सर जी जी मैं सर आपसे जो पूछना जी बोलिए।
Sir, first of all, जी, yes, how will you manage this patient? yes. First of all, I will complete my pending investigations, her baseline investigations, and her infertility baseline infertility investigations, and and further. I will counsel the patient and attendant regarding diagnosis that she is having mass in lower abdomen. Most probably, it is the benign ovarian mass which most probably could be the dermoid cyst, and it on ultrasonography, and I will do. मैं तो समझा था अब तक यही होता है। आपने ये कहा ना कि शी इज कंफर्ट विद मास एब्डोमेन एंड सबफर्टिलिटी, तो मैं तो इमीडिएटली पहला डायग्नोसिस मेरी माइंड में आया था कि ये इसको फाइब्रॉइड है जी। फाइब्रॉइड। सर लेकिन इसका ना मोबाइल लोअर लिमिट, इधर एक मिनट सुन लीजिए जी, इसको फाइब्रॉइड है तो जी। आपने कहा मोस्ट प्रोबेबली इट इज सिस्ट, तो ये जी। दो फर्क डायग्नोसिस हो गए। जी तो सर। चूंकि बाकी बातें छोड़े, इस पेशेंट में नंबर 1 डायग्नोसिस फाइब्रॉइड ही बनता है और नंबर 2 बनता है फिर वो, चूंकि सिस्ट जो है जी। वो उसके फीचर्स उस तरह से नहीं, उसमें पेन नहीं होती, उसमें साइज जो है आपने फिजिकल एग्जामिनेशन में जो बोला वो भी जरा तो आप इसलिए आपकी ये सारी हम यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ हो गए रूट, आप मुश्किल में पड़ गए। जी सर। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बजाय इसके कि आप डायग्नोसिस बोले, आप जी। ये कहें that because she has got a mass, she is 37 years age, subfertility, mass lower abdomen, and first I will do investigation. उनके नाम बोले, जी सर। आपने नहीं बोले, आपने जी नहीं सर। बोले, जी सीधा सर। ये dermoid cyst. तो आप इन्वेस्टिगेशन के नाम बोले। I जी like सर। to number 1 her health profile, especially hemoglobin. फिर उसके बाद जो भी आपने टेस्ट बोलने हैं वो बोलिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन, और फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन दीज रिपोर्ट्स आप जी सर। एग्जामिनर को पूछ सकते हैं कि ये मुझे रिपोर्ट दीजिए, वो रिपोर्ट बताएगी आपको, अल्ट्रासाउंड के फीचर्स बताएगी। अगर वो फीचर्स सजेस्ट करते हैं कि सिस्ट है, फिर आपका डायग्नोसिस फिर ठीक है। जी सर। विदाउट गोइंग थ्रू द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका ये कह देना अब मुश्किल में पड़ गया हूँ, जी सर। मुश्किल में पड़। सो लेकिन वो अल्ट्रासाउंड देते नहीं है। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? First of all, I will complete her investigation, baseline investigation, and further investigation. Her blood group and RH factor, which is B positive, and complete blood count, hemoglobin gram per deciliter, which is 12 gram per deciliter, and total leukocyte count is 8,000, and her platelet count is 286 per cubic millimeter. Her viral marker, hepatitis B surface antigen, and anti-HCV antibody and COVID serology is negative. Her fasting blood sugar level and her and six level blood sugar levels, which was सर अभी इसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई थी। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर दूं कि वो पेशेंट जो नॉन डायबिटिक है और वो जो ट्रीटमेंट भी ले रहा है किसी किस्म की या नहीं ले रहा, जो भी है, उसके पहला टेस्ट जो आपने करवाना होता है वो हीमोग्लोबिन A1C करवाना जी, HbA1c, जी सर, वो करवाना होता है। जी सर, वो मैंने लिखा है। क्योंकि जो डायबिटिक है, पता नहीं सुबह उसने नाश्ता किया नहीं किया, उसने ग्लूकोफेज या इंसुलिन जिस पे भी है वो लिए नहीं लिए, उसके हिसाब से तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर इज नॉट प्राइमरी। जी सर, जी सर। टेस्ट तो ये है कि हीमोग्लोबिन A1C
ये पिछले 3 महीने में बताएगा उसका ब्लड डायबिटीज कंट्रोल रही है कि नहीं रही। जी सर, ठीक तो है इसलिए कि अपने डायबिटिक पेशेंट के जो नॉन डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक तो आप बात कर रहे हैं उसकी जो नॉन डायबिटिक नहीं है, सर। जी सर, तो जी उसके सर, ठीक है सर। स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट OGTT करेंगे। जी लेकिन सर। जो डायबिटिक है उसका पहला टेस्ट जो आप कहेंगे वो ये HbA1c। चले। And then, sir, I would like to have her renal parameter, fundoscopy, and ECG, and her subfertility workup. I would like to have day second serum FSH, LH, and her 21-day serum progesterone and serum prolactin and serum TSH level and the serum testosterone levels, and her husband semen analysis. Recent husband semen analysis which was not carried out up till now, and इसमें थोड़ा सा क्योंकि सब फर्टिलिटी का अलग केस भी आ सकता है, सिर्फ सब फर्टिलिटी, तो वो पेशेंट की मसला इस में इनकी बेटी की उम्र कितनी हो गई है? सर 13 year। 13 साल में इनवेरिएबली दे मस्ट हैव हैड सम इन्वेस्टिगेशन। तो पहला फिक्रा आपका सब फर्टिलिटी के रिलेटेड ये होना चाहिए, आई लाइक टू रिव्यू हर पास्ट इन्वेस्टिगेशंस, फुल स्टॉप, इतना एक लफ्ज बोलना बस। ठीक है सर, आई वुड लाइक टू रिपीट हर पास्ट तो इन्वेस्टिगेशन। उसमें कि जी अब तक उसने, डोंट गो इनटू डिटेल्स, आई जी लाइक सर। टू रिव्यू हर पास्ट इन्वेस्टिगेशंस जी सर। एंड देन सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। हेलो जी सर सॉरी आपकी बात काटी है। सर इन्होंने जी। हिस्ट्री में बताया है कि इनको जो है वो IUI का प्लान दिया हुआ था और वो मुझे इस कुछ कपल को। क्लैरिटी से सुन नहीं रही थी, इसलिए मैंने शायद वो काफी मिस किया। हाँ सर लेकिन वो ना इन्होंने 6 हिस्ट्री year में बैक था, 6 year बैक, ले, ले, उसके बाद ये बहुत अच्छा किया आपने। अगर ये IUI के प्लान तक पहुंची हुई है जी तो सर फिर जी सर आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स ऑफ हर इन्वेस्टिगेशंस। इस पे सेमीकोलन, एक छोटा सा पॉज, 1 सेकंड 2 सेकंड का, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट or know her detailed investigations, and then if she is IUI कहा उसने मेरा प्लान किया हुआ, then I will presume that her investigations are all normal, जी सर, ठीक है all सर, normal. नॉर्मल। That's why she is being advised IUI, ठीक है सर। जी क्योंकि सर। IUI की इंडिकेशन नंबर 1 है अनएक्सप्लेन्ड इन सब फर्टिलिटी, और जी। नंबर 2 है कि जी वो अगर उनके हस्बैंड को ओलिगोस्पर्मिया, माइल्ड मेल फैक्टर। जी सर। ओलिगोस्पर्म, बस ये 2 एक IUI की इन्वेस्टिगेशंस हैं। अदरवाइज बाकी सब इन्वेस्टिगेशन के बाद जनरली यू गो ऑन टू द अदर मेथड्स ऑफ ART IVF के वो जो सब हेड उसकी जो भी ब्रांचें, ICSI है, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, PGT हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इस पेशेंट में थैंक यू मैडम जो जिन्होंने पॉइंट आउट किया है, मुझे वो हिस्ट्री में मिस, क्योंकि इनकी आवाज़ क्लैरिटी से नहीं आ रही, तो ये उसमें कहेंगे कि आई वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट द mass lower abdomen. However, I feel that all her subfertility investigations have been completed if she has been advised IUI. हाँ ठीक है, फिर सर इधर अब रिपीट नहीं एग्जाम में कराएंगे। पूछेगा अगर आएगा जी, हाँ वो मैंने फिर कहा- ज़ाहिर है कि वो अगर IUI तक चली गई है तो फिर हम अननेसेसरी रिपीट तो नहीं करेंगे ना उसको, सही कह रहे हैं। तो आपने ये फिक्रा बोलना है और सबके लिए, एक जी मिनट फिर आप बोलिए सबके लिए कि जो वो पेशेंट जो सबफर्टिलिटी का है आपके पास, आज 1 मिनट के लिए मैथ्स भूल जाते हैं हम, उसमें आपने बोलना है कि पहला फिक्रा कि हिस्ट्री के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के, आई लाइक टू फाइंड आउट
the reports of her old investigations. पूछिए कि अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, तो वो एग्जामिनर अगर पूछे व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू थिंक शी हैड, तो आप कहिए investigations of her ovulation, investigations of her tubes and investigations of her husband's semen test. बस ये इस तरह से बोलिए। मैं जी सर, मैं भी एक बात जी सर एक ऐड करना चाहती हूँ सर। मुझे लगता है इनकी हिस्ट्री सुन के कि ना पेशेंट जो है वो मैस एब्डोमेन और पेन एब्डोमेन की वजह से बेसिकली आई है। सब फर्टिलिटी जो है वो उसकी एक सेकेंडरी प्रॉब्लम है, और सर इस वक्त वो पेशेंट मैस एब्डोमेन और पेन एब्डोमेन का ट्रीटमेंट चाहती है। जी बिल्कुल, मैंने तो कहा आपके साथ टोटल इत्तेफाक है मेरा आपसे कि मैंने तभी कहा हर प्राइमरी जो है वो मैस एब्डोमेन है। हमने कहा सेकेंडरी बोला कि सेकेंडरी उसकी है सब फर्टिलिटी। बिल्कुल आपने सही कहा। और सर हम साथ ही पेशेंट को काउंसल भी कर देंगे। मैं तुम्हारा मैस एब्डोमेन पेन एब्डोमेन का जो है वो हम तुम्हारा कंसर्न, हमारा भी यही कंसर्न है। तो सब फर्टिलिटी के लिए जो है ना वो पेशेंट को हम कह सकते हैं कि भाई तुम्हें आईओई का प्लान मिला हुआ था, तो तुमने खुद ही 6 ईयर्स का फॉलोअप जो है वो लॉस्ट किया है। 6 ईयर से तुमने कोई फॉलोअप नहीं करवाया, तो उसका जो है ना वो हम उसको सेकेंडरी उस पर रखेंगे। ना उसको सेकेंडरी सर हम इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पेशेंट को नहीं कह सकते ना कि अब हम उसका आप दोनों मेरी बात सुन लीजिए। तो अगर ये है, मैं आपसे इत्तेफाक इस तरह से नहीं करूंगा। आपकी मैनेजमेंट में दोनों को हमने देखना है कि जब हम उसकी लेप्रोटमी करेंगे और उसमें बोलना है, आपने खुद ही बोलना है। जब हम उसकी लेप्रोटमी, अगर लेप्रोटमी तक जाता है, लेप्रोटमी करेंगे तो विल deal with the mass and also look at the fallopian tubes, the uterus and everything to find out a cause locally. ये क्योंकि दोनों बातों को हमने साथ साथ ही डील करना है। वो प्राइमरी से ही, वो सेकेंडरी से ही, लेकिन वो प्राइमरी का इलाज कर रहे हैं, लेप्रोटमी तक पहुंच गए। लेकिन ये तो ऐन मुमकिन है कि अगर वो कहे कि ये लेट्स से फॉर डिस्कशन सेक कि ये पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन के मैस है एक लार्ज सब सीरस फाइब्रॉइड, जो आप में से कोई बोलिए, आप ही बोलिए डॉक्टर साहब जो इसी प्रेजेंट कर रही हैं, डॉक्टर भी। जी सर। जी सर। लेट्स से कि इस पेशेंट में आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस आ गया कि इसको ये फाइब्रॉइड है। जी सर। फिर क्या करेंगे इस पेशेंट को? जी सर हम आई विल काउंसल द पेशेंट एंड अटेंडेंट। अब ये अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रॉइड आ गया सर। जी बिल्कुल, ऐसे ही ना? हाँ जी सर। I will consult the patient and attendant regarding diagnosis that she is having subserosal fibroid. She is having subserosal fibroid, and I would like because but sir ये तो अब उसकी सब fertility का I will plan her surgery. Because this mass is large and causing pain. एक मिनट, I will plan her surgery. Why have you jumped at surgery? क्योंकि फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट हैं, नंबर 1 मेडिकल, नंबर 2 सर्जिकल। आपने मेडिकल का नाम बिल्कुल नहीं लिया सर। वो जी सर, सब सिरोजल में सर फिर मेडिकल, सब सिरोजल फाइब्रॉइड में मेडिकल मैनेजमेंट का सर रोल होता है। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। मेरे मतलब उसमें तो ये था कि अगर वो हमने मेडिकल मैनेजमेंट तब करनी है कि अब अगर उसको कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का इशू हो और उसका सब मिकोजल या इंट्राम्यूरल है, तो हमने फिर मेडिकल और मायोमेक्टमी और इसका फर्दर प्लान करना है। मतलब डिस्कस करेंगे GnRH। अगर इनफर्टिलिटी, उसको फर्टिलिटी कंसर्न नहीं है, देन इस तरह कच्ची लस्सी ना डालो अपने, अब ज़ाया कर रही हो तो वक्त ज़ाया कर। तो आप चूँकि 15 मिनट में हमने एग्जामिनर के सामने उस मरीज को इलाज करके दोनों चीज़ों का, मैस लोअर एब्डोमेन का भी और सब फर्टिलिटी का भी, तो उसको घर भेजना है बाबा। आप जी सर ऐसे कर, तो सीधा सा आप कहिए कि इन दिस पेशेंट शी हैज गॉट अ mass
and subfertility. And after investigations, we have found out that it is a subserous fibroid. ये हो गया ना, उसके बाद जी आप सर फिक्रा बोलना है, this subserous fibroid is causing pain जी is symptomatic. मैं सिर्फ पेन सब सीरियस में हो सकता है, तो जी सर दूसरे जो फाइब्रॉइड आपने बोले आजकल तो उनके वो नंबर कर दिया ना 1 2 3 4, तो बोले तो उनके मुताबिक पहले हम जो भी सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड है उसके लिए उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, लेक्चर। तो आपने ये कहना बिकॉज दिस फाइब्रॉइड इज सिम्टोमेटिक, फॉरगेट अबाउट कि वो सब सीरियस है या जो भी है। नंबर जी सर वो 8-9 कैटेगरी का बिल्कुल ही डिटैच फ्रॉम द यूट्रस। तो बिकॉज दिस फाइब्रॉइड इज सिम्टोमेटिक, जी hence सर it needs surgical treatment. जी Hence, सर ये कहना है आपने। जी तो जी hence she needs surgical treatment. अगर वो सिम्टोमेटिक ना होता, जी सर मैंने सब सीरियस बोला था, if this fibroid was not symptomatic, just mass सब सीरियस फाइब्रॉइड है, फिर उसकी सर्जरी करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि उसकी सब फर्टिलिटी को डील करना है। फिर वो जी सर प्राइमरी कंप्लेंट जो है वो फिर सेकेंडरी हो जाएगी, बिकॉज जी he has a mass, it is subserous fibroid, not causing any symptoms, hence I will investigate and treat or manage her subfertility. जी सर समझ गए? जी तो सर ये कहना है। तो जी सर मैस फिर भी नंबर 1 था हमारा, लेकिन चूंकि वो एसिम्प्टोमेटिक है और जी वो सर है, सब सीरियस फाइब्रॉइड जितना बड़ा भी हो, लाजम नहीं है कि उसको रिमूव किया जाए, लाजम नहीं है कि उसको रिमूव किया जाए, लेकिन जी सर डायग्नोसिस उसका बनाना जरूरी है कि ये बड़ा सारा मैस, जैसा आपने कहा, ये मैस फाइब्रॉइड है ही नहीं, ये तो है डर्माइड सिस्ट है, ये सिस्ट है। जी सर तो इस तरह से बोलना है। चले, तो विल इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट। तो बड़ा थोड़ा टाइम रह गया, मैं आज कंप्लीट ना करूंगी ये सब्जेक्ट। तो फिर क्या करेंगी अगर सर तो सब सिरोजन नहीं, या अब आपके डायग्नोसिस पे आते हैं। आपने सर। कहा कि इसको सिस्ट है ये, जी सर तो हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? जी सर सारी इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड के बाद वो निकल आया कि काउंसलिंग होगी। जी सर then I will after counseling counsel the patient and attendant regarding diagnosis that she is having benign ovarian cyst, most probably dermoid cyst, but and I will plan her surgery because the cyst आप size is more than 7 centimeter. फेल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। फिनिश बाबा, जी सर आज जाके किताब में पढ़िए, डोंट गेट अपसेट। जी सर लेकिन आप फेल हो गई कि आपने यहाँ पे बोलना है कि आई लाइक टू फाइंड आउट कि वो सिस्ट के फीचर्स क्या हैं, वो सर बिनाइन। असल में ना मैं एज्यूम कर रही थी कि शायद वो सारा हो चुका है और यही अब तो होता है इम्तिहान में, आप एज्यूम कर लेते हैं, आप जी सर। प्रिज्यूम कर लेते हैं, आपने खुद ही प्रिज्यूम कर लिया कि बिनाइन सिस्ट है, जी सर और आप चलिए उसको काउंसल करने के लिए कि ये कोई गाली ही कोई नहीं, और पेट खोला तो वो निकला मैलिग्नेंट सिस्ट। जी सर तो मैं तभी आपको इतना स्ट्रांगली फेल किया। जी सर तो अल्ट्रासाउंड, I'll do investigations. If it is a cyst, then I like to find the features of the cyst, or I like उसके मुताबिक और भी टेस्ट वैसे होते हैं, वो आप बोलेंगे, फिर आप जाएंगी सर्जरी काउंसल करने के बाद। जी सर आपने प्रिज्यूम कर लिया कि वो सिस्ट बिनाइन,
जी सर। प्रीमेनोपॉजल है सर, इसमें हमें ट्यूमर मार्कर्स मांगने हैं। हाँ, प्रीमेनो बिल्कुल उसका RMI जो होता है, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसकी मेलिग्नेंसी की, वो एग्जामिनर को बतानी है कि जी मैं पता करूंगी कि वो अगर सिस्ट है उसमें उसकी एज के हिसाब से, अल्ट्रासाउंड के फीचर्स के हिसाब से, और ये CA 125 के हिसाब से उसका रिस्क क्या है, फिर मैं काउंसल करूंगी उसको। जी सर। सर एक सवाल है सर, जी। प्लीज एक क्वेश्चन है सर। सर सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट किया सर। एक सवाल है कि इसी तरह एक यंग पेशेंट आएगी आपके पास, इसका अगर मेलिग्नेंसी निकल आती है और CA 125 इसका हाँ 800 900 में निकल आता है, तो सर हाँ अगर वो 1A से आगे की वो निकल आता है, फॉर एग्जाम्पल हम उसको ओपन करते हैं, स्टेजिंग लेप्रोटमी के लिए हम ओपन करते हैं और वो एपिथेलियल उसका ट्यूमर मार्कर CA 125 रेज्ड है, तो सर इसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी है? ये फर्टिलिटी चाहती है पेशेंट ये। बिल्कुल आपने सही पूछ लिया, सही पूछ लिया। तो यही पे तभी डॉक्टर साहबा को मैंने इतना स्ट्रांगली, ताकि रजिस्टर हो जाए कि जी सर। आज बड़ी इम्पोर्टेंट इस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ कि मैस एब्डोमेन, अब सब फर्टिलिटी अब सेकेंडरी है। मैस एब्डोमेन जब आपके पास आए, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन में आप पूछेगी कि अब मैथ्स रिलेटेड क्या इन्वेस्टिगेशन है। मैथ्स रिलेटेड के ब्लड टेस्ट हैं, वो CA 125, अदर ट्यूमर मार्कर्स, और नंबर 2 अल्ट्रासाउंड फीचर्स। वो कहती है अल्ट्रासाउंड पे वो एक सिस्ट है। अब ये मैडम, आई लाइक टू फाइंड आउट complete ultrasound report so that I know the exact features of the cyst. Cyst वो पूछेगी वो क्या, cyst wall है, उसके contents हैं, fluid है, पेपिला है, वगैरह, ये 2-4 बातें जो किताब में लिखी हुई आप बोलेंगी। फिर उसके बाद कहेंगी कि जी मैं CA 125 और ये अल्ट्रासाउंड के फीचर्स के हिसाब से उसके RMI कैलकुलेट करूंगी और फिर पेशेंट को काउंसल करूंगी कि ये रिस्क है, ये नहीं है। अगर उसका RMI बहुत हाई है तो रिस्क ज्यादा है, तो आप उसके मुताबिक काउंसल करेंगी। ये 37 कंप्लीट उसकी सब फर्टिलिटी है, एंड मुमकिन है हमें उसकी पेल्विक क्लियरेंस करनी पड़ जाए। आप खोलें तो वो स्टेज 1 से आगे की बात हो, स्टेज 2, 3, 4 जो भी है, तो उसमें तो क्लियरेंस इज द ट्रीटमेंट। स्टेज 1 में है थोड़ा रूम फॉर कंजर्वेशन, तो आप बिल्कुल स्मूथली पास हो जाएंगी अगर ये लाइन रखेंगे। सर ये कीमो सेंसिटिव सिर्फ डिस्जर्मिनोमा होता है, इसका मतलब है कि बाकी जो ट्यूमर्स हैं एपिथेलियल वो कीमो सेंसिटिव भी नहीं है? नहीं, वो मुझे कुछ पता नहीं, आज मेरे माइक में खराबी है कुछ सर मैं पूछना चाह रही हूँ सर, ये जो है आहिस्ता बोलिए, सर इसका मतलब जी सर सॉरी, डिस्जर्मिनोमा का मतलब है कि सर वही डिस्जर्मिनोमा है जो कीमो सेंसिटिव है, बाकी ट्यूमर मार्कर्स अगर रेज्ड है एपिथेलियल वगैरह, इसका मतलब है कि वो कीमोथेरेपी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? वही बात यह है, आप तो बहुत आसान कर लेंगी अपने, जो आपने यहाँ तक अगर पहुंच गए डिस्कशन में कि मैं अगर ये एग्जामिनर कहता है ये अल्ट्रासाउंड पे आगे सिस्ट, आप उसको ले जाएंगे इस डिस्कशन में कि आई लाइक टू फाइंड आउट फ्रॉम द फीचर्स एंड ब्लड रिपोर्ट वेदर इट इज बिनाइन और malignant cyst, और वो कहेगी बिल्कुल ठीक है, लेट्स से कि ऑल द फीचर्स आर बिनाइन, तो फिर आप कहेंगे कि जी इन व्यू ऑफ हर एज, सब फर्टिलिटी, मैं उसको काउंसल करूंगी कि शी हैज possibly benign cyst, but during surgery it needs removal because it's more than 5 centimeters, 6 centimeters. तो वो किस तरह करेंगी, लेप्रोस्कोपिकली करेंगी, लेप्रोटमी से करेंगी, ये बताना होगा आपको। तो दोनों ठीक है, जो भी आपके पास मेथड हो, तो प्रेफरेबली आजकल के ज़माने में लेप्रोस्कोपिकली पहले बोलिए, तो वो करके मैं आई लुक एट द ट्यूब्स, यूट्रस और एनी अदर फीचर्स सजेस्टिव ऑफ हर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। उसके मुताबिक वो इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्ट तो निकल गई, वो बिनाइन थी,
फिर हमने फर्टिलिटी की तरफ आ जाएंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सर अगर वो malignant होती है, मैं उसका पूछ रही हूँ कि अगर वो malignant है, बोल लीजिए ना। तो अगर फीचर्स सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी हैं तो फिर आपने कहना है कि मैं पेशेंट को काउंसल करूंगी कि पॉसिबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी इज देयर, बट वी विल कंफर्म इट बाय लैप्रोटमी। अब वही वर्टिकल इंसिजन बताएंगी आप, फ्लूइड को कलेक्ट करके साइटोलॉजी करेंगी आप, और फिर अगर फ्रोजन सेक्शन की फैसिलिटी है वो करेंगी आप, फिर सर्जिकल स्टेजिंग करेंगी आप। सर्जिकल स्टेजिंग में अगर वो स्टेज 1 से आ गया, स्टेज 2, 3, 4 है, तो इट irrespective ऑफ एज she requires hysterectomy and bilateral oophorectomy and plus omentectomy। और फिर इवेल्युएशन ऑफ द रिमूवल नहीं, इवेल्युएशन ऑफ द नोड के वो एनलार्ज हैं कि नहीं है, ये बातें बोलेंगे आप। ये बातें सेंसिटिव नहीं होता डिसजर्मिनोमा? जी, डिसजर्मिनोमा कीमो सेंसिटिव नहीं होता कि उसको कीमोथेरेपी दे के उसको कहते हैं कि अपनी फर्टिलिटी पूरी करो? डिसजर्मिनोमा जो है, लेकिन डिसजर्मिनोमा का डायग्नोसिस कैसे बनेगा? एट लैप्रोटमी, हिस्टोपैथोलॉजी, फ्रोजन सेक्शन। तो वो तो फिर उसके मुताबिक चलेंगे ना। तो यानी आपने कीमोथेरेपी बोली है, जो सीधा सीधा मुझे तो बड़ा मोटा सा ये आता है कि द सर्जरी विल डिपेंड अपॉन सर्जिकल स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर। इसमें कोई मैंने लफ्ज एपिथेलियल नहीं बोला, स्ट्रोमल सेल नहीं बोला, और जर्म सेल ट्यूमर नहीं बोला, कोई नहीं बोला, ये तीनों किस्में जो भी है। तो एट लैप्रोटमी, पहले उसका डायग्नोसिस, फिर सर्जिकल स्टेजिंग, और अगर वो जो स्टेज 1A से आगे है तो प्रेफरेबली उसका ये टोटल हिस्टेक्टमी, बायलैटरल सर्पिंजोफ्रेक्टमी और ओमेंटेक्टमी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इवेल्युएशन ऑफ द, तो उसमें आप खामखा ये बातें ना डालें उसका नाम कि जी डिसजर्मिनोमा है तो क्या करेंगी आप। हमें वो जी फिर डिसजर्मिनोमा पढ़ लीजिए आप जाके कि आउट ऑफ दिस ट्यूमर्स डिसजर्मिनोमा इज, कीमोथेरेपी उसकी बड़ी सक्सेसफुल है, तो उसका सर्वाइवल रेट जो है वो 80-90% है, और बाकी ट्यूमर्स का इतना नहीं है एक्सेप्ट स्टेज 1 के। तो वो उस डिस्कशन में नहीं जाना हमने। अब टाइम हो गया 5 मिनट बल्कि ऊपर हो गए। मैं सर बस एक चीज मैंने पूछनी है सर, इसकी ना सर इसकी जब हम सिस्टेक्टमी विद प्रिजर्वेशन ऑफ ओवेरियन टिश्यू कर लिया, डाई टेस्ट कर लिया सर ना जी, फिर बोलिए, पता नहीं मेरे माइक में आज कोई खराबी है शायद। सर आई विल डू सर, अब ये मल्टी सिर्फ ना मैं बेसिक वो दरमियान वाला पोर्शन वो कर रही हूँ कि आई विल डू हर सिस्टेक्टमी विद प्रिजर्वेशन ऑफ मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ ओवेरियन टिश्यू बिकॉज एंड आल्सो आई विल हैव ए लुक ऑन द अदर ओवरी एंड ट्यूब एंड आल्सो डू एट द सेम टाइम डाई टेस्ट। सर अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके बाद मैं इसको ओवुलेशन इंडक्शन के लिए काउंसिल करूंगी या मैं सीधा इसको IUI के लिए रेफर करूंगी? ठीक कहा आपने, लेकिन थोड़ा सा आपका जो बयान है उसमें डायग्नोसिस आखिर में बोलिए, पहले डू क्या करेंगी। जैसे आपने बोला सिस्टेक्टमी करूंगी और फ्लूइड का साइटोलॉजी करूंगी, और ट्राई टू डू में है आई ट्राई टू सेव मैक्सिमम ओवेरियन टिश्यू बिकॉज शी इज यंग, शी इज गॉट सब फर्टिलिटी एज वेल। तो ये करके फिर आप बोलेंगे कि मैं वो टिश्यू को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजूंगी, और फॉलो अप विल बी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ट्यूमर, उसकी ग्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर एंड द सर्जिकल स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर। ये बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे। जी सर, ठीक। नहीं मैं सर हाँ जी, ये एक सवाल पूछिए फिर मैं समराइज करता हूँ। जी सर, बस यही है कि मुझे ना ये क्योंकि बिनाइन जो इसके B&M रूल वो सारा स्कैन मैंने देखा था ना, बिनाइन के ही फीचर थे इसकी, इसलिए फिर मुझे था कि इसकी सब फर्टिलिटी के लिए हम ओवुलेशन इंडक्शन से स्टार्ट लेंगे या फिर हम जंप कर जाएंगे IUI। मुझे आपका सवाल तो समझ नहीं आया। क्या आप ये कह रही हैं कि ओवेरियन मैलिग्नेंसी थी, हमने
उसकी नहीं सर, ओवेरियन मैलिग्नेंसी नहीं थी, मेरा था नहीं कि थी, ये बिनाइन केस, बिनाइन है, केस। तो फिर तो आप एज सुन एज पॉसिबल, डिपेंड्स कि अगर अपने सिस्टेक्टमी की है या इवन यूनिलैटरल ओफ्रेक्टमी की है, तो आफ्टर 6 वीक्स और 8 वीक्स आप स्टिमुलेशन शुरू कर सकते हैं, उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो शुरू कर सकते हैं। ये खास तौर पर ये मेरा बयान कि कितनी जल्दी शुरू करें ऐसे पेशेंट की जिनकी एज 37 या प्लस है, उसमें से तो यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम, क्योंकि जी सर। के बाद ओवुलेशन करा मुश्किल हो जाता है। चले, मैं आपको आज मैस एब्डोमेन की बात फिर दोहरा देता हूँ। इफ देयर इज मैस एब्डोमेन के आपने वो हिस्ट्री में जो भी फीचर्स हैं वो सारे पूछ लिए, और आपने आ गया कि ये इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच गया, आप फिर फरमाएंगे कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 हेल्थ प्रोफाइल, नंबर 2 स्पेशल टेस्ट रिलेटेड टू द ट्यूमर, जिसमें CA ट्यूमर मार्कर्स भी आ जाते हैं, CA 125, और फिर अल्ट्रासाउंड, और कहे अल्ट्रासाउंड कहे कि ये फिर उसको थोड़ा सा पॉज दीजिए, एंड आई लाइक टू नो द डिटेल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड टू फाइंड आउट द फीचर्स whether it is a benign or a malignant tumor. अगर उसके फीचर्स सजेस्टिव ऑफ सम malignancy है, फिर मैं उसका RMI करूंगी, ये लफ्ज बोल के डिटेल नहीं बतानी, RMI करूंगी। फिर वो पूछेगा एग्जामिनर, तो बता दिए उन्होंने, फिर पूछे एग्जामिनर फिर कि मैं अकॉर्डिंग टू द RMI आई विल काउंसल माय पेशेंट एंड एडवाइज हर दैट शी नीड्स, आज की डिस्कशन में शी नीड्स लेप्रोटमी और शी नीड्स सर्जरी। लेप्रोटमी का लफ्ज भी ना बोलिए, क्योंकि मैंने अभी भी बोला लेप्रोस्कोपिक या ओपन। शी नीड्स सर्जिकल ट्रीटमेंट, और उसमें फिर मैं वो क्या करोगी डिपेंड अपॉन RMI। अगर वो आई है तो मैं वर्टिकल इंसिजन दूंगी, वो सारे फीचर्स बोलिए, वर्टिकल इंसिजन दूंगी, उससे पहले वो काउंसलिंग प्रेपरेशन वो सारा कुछ बोलना है, और वो साइटोलॉजी करूंगी और इंस्पेक्शन करूंगी टू फाइंड आउट द स्टेज ऑफ द डिजीज और एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, फिर अकॉर्डिंगली आई विल डू द सर्जरी, बस। और फिर आ गया कि अगर बिनाइन, अगर वो मलिग्नेंट है, फिर तो मलिग्नेंसी का इलाज करो बाबा, जहान है तो जहान है, बच्चे तो बाद पैदा हो जाएंगे, तो लेकिन we'll treat her malignancy first and then subsequently अगर उसके हेल्थी पीरियड 2, 4, 5 साल गुजर गए आफ्टर ट्रीटमेंट, फिर हम सब फर्टिलिटी की तरफ जाएंगे। वो कहेगी कि वो तो उसकी उम्र गुजर जाएगी कि जी मैडम पहले मलिग्नेंसी का इलाज जरूरी है फॉर हेल्थ एंड सर्वाइवल, फिर हम उसकी फर्टिलिटी का इलाज करें। फर्टिलिटी का इलाज जो भी है वो आज की डिस्कशन में आया ही नहीं, लेकिन मेरा ख्याल हम एक क्लास सब फर्टिलिटी की भी लें, कोई आप में से केस सिंपल सब फर्टिलिटी का प्रेजेंट करे, अगली दफा कर लें कोई भी आप में से। अब जी सर, इस वाले पेशेंट ने जो ये डॉक्टर साहिबा ने प्रेजेंट किया है, इसमें हम लोग 37 की ये पेशेंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है, तो इसको डायरेक्ट IVF पे डालेंगे? नहीं, थोड़ा सा अपने मुल्क में कि मैं उसके इन्वेस्टिगेशंस करूंगी ओवेरियन रिजर्व की, अच्छा हुआ AMH, उसकी ओवेरियन रिजर्व की इन्वेस्टिगेशन करूंगी, जिसमें एंटर फॉलिकल्स है, FSH है, AMH है। फिर उसके मुताबिक अगर रिजर्व उसका ठीक है तो मैं उसको चांस IUI का भी दे दूंगी या इंडक्शन का, अगर उसका रिजर्व लो है तो सीधा फिर IVF, ये कंडीशनल कीजिए। चलें, अगली दफा के लिखो वॉलंटियर है आप में से, पिछली दफा 2 लड़कियों ने एतराज किया था, हमें मौका नहीं मिलता, एक की तो आगे बारी, दूसरी जो थी वो कौन है? कोई जी सर, जी सर, डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा फ्रॉम वेयर? सर डॉक्टर फ्रॉम लाहौर से ही हूँ सर। चलो
लाहौर मेरे सेक्रेटरी इमरान शफी से आज ही रब्ता कर लीजिए ताकि आपकी जी सर। कंफर्म हो। और मेरी सजेशन है कि अगर हो सके तो सीधा सीधा केस सब फर्टिलिटी का आप प्रेजेंट कीजिए ताकि हम उसकी डिटेल में अच्छी तरह डिस्कशन कर ओके सर इंशाल्लाह। ओके जी ऑल Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू आई हैव एंजॉयड टॉकिंग टू यू आई एम सॉरी थोड़ा सा हम रास्ते में इधर उधर हो गए बड़ी थॉरली मैस एब्डोमेन की डिस्कशन ना हो सकी लेकिन अगली दफा सब फर्टिलिटी में दोबारा इसको फिर कर लेंगे थैंक चले यू इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। डॉक्टर आयशा, आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, मैंने आपसे एक दो क्वेश्चंस करने हैं। मैसेज कहाँ पे करूँ? मैंने आपको नंबर भेजा है मैसेजेस में, इसमें मैसेज चेक करें, इस चैट में ना मैसेज चेक करें। अच्छा ये वाला 0323। अच्छा जी, मैं आपका ना नाम सेव कर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर जुनैरा है। आप बस आप ना ये नंबर आगे पीछे ना जाए, बस आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दें, फिर ये बंद कर देते हैं। ओके।